Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. तो मैंने धीरे से इससे पूछा, दो चार मेरे लिए भी छोड़ दो। खैर वो तो मजाक की बात है। मित्रों, मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आप वो लोग हैं जो सारी योजनाओं के साथ जुड़े। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि जब देश पर हम चारों तरफ नजर डालते हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज नजर आती है। आज सरकार है, सरकारें हैं, सरकारों ने काम करना शुरू किया। मोदी जी के नेतृत्व में तो बहुत गति आई है, लेकिन आज भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी धर्मशाला पर जाते हैं, किसी धाम पर जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो यदि कोई एक समाज ऐसा है जो समाज सबकी चिंता करता है तो व्यापारी समाज है। आपने पैरेलल सारी व्यवस्था, आप कहीं चले जाओ, सारी धर्मशालाएं, आप कहीं चले जाओ प्याऊ लगे हैं, कहीं चले जाओ रसोइयां चल रही हैं। और हापुड़ में तो मैं एक दिन गया था तो यहाँ भी परमानेंट रसोई चलती है। मैं अभिनंदन आपका करना चाहता हूं। मित्रों, व्यापारी सम्मेलन है। अभी आदरणीय वीर जी ने कहा, मैं उस बात को आपको एक घटनाक्रम सुनाना चाहता हूं। कैराना में एक व्यापारी भाई की हत्या हुई। मैं एमएलए था, मुझे जानकारी हुई तो मैं तुरंत वहां पहुंचा। वहां गया तो जैसे ही मैं मिलकर के उनकी दुकान से निकल रहा था, तभी दो लोग आए और मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा, विधायक जी हमें धमकी मिल रही है, हमारी हत्या हो जाएगी। अब आप थोड़ा कल्पना करो, मुझे लगा कि भाई थोड़ा ज्यादा भयग्रस्त है, तो मैंने कंधे पे हाथ मारा, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और बाहर निकलते ही मैंने, उस समय एसपी थे वहां, उन्हें फोन लगाया कि तुरंत इनको आप गनर दो। एसपी ने भी, हालांकि सरकार समाजवादी पार्टी की थी, एसपी ने भी तुरंत कहा कि भाई राणा जी कह रहे हैं, तो उन्होंने एक नहीं दो गनर उपलब्ध कराए। लेकिन मैं बहुत दर्द के साथ उस घटना को कभी भूल नहीं पाता कि वो दो गनर उपलब्ध कराए, लेकिन अगले ही दिन जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा था मेरी हत्या हो जाएगी, उसके अगले दिन 4 बजे 3 मोटरसाइकिलों पर बैठ करके कार्बाइन AK-47 से लैस होकर के बदमाश आते हैं और दनादन गोलियां चला करके दोनों भाइयों की हत्या करते हैं। मित्रों, मंजर हम लोगों ने देखा। मैं और शारदा जी गए थे। जब मैं उस घर में गया तो मुझे याद है उनकी पत्नी लिपट गई और उन्होंने कहा, भैया हमने तो आपसे कहा था कि उनकी हत्या हो जाएगी। मित्रों, मैं किन शब्दों में बयां करूं, क्या हालत थी, क्या मंजर था। और अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कैराना आए, और जब वो कैराना आए, कैराना में जो पलायन करके परिवार गए थे, जो सुरक्षा के कारण वापस लौटे हैं, सरकार के कारण वापस लौटे हैं, उस परिवार में गए तो 11 साल की एक बेटी, मैं वही बैठा हुआ था, 11 साल की बेटी आई, योगी जी को नमस्कार करी। योगी जी ने पूछा, अब तो डर नहीं लगता? तो उस बेटी ने कहा, जब योगी है तो डर कैसा। यह साधारण बात नहीं है, यह कोई भाषण का जुमला भी नहीं है।
लेकिन 11 साल की बच्ची बोले कि योगी है तो डर कैसा, ये विश्वास की पराकाष्ठा है। वो ना मतदाता है, ना उसे बहुत ज्यादा पार्टियों की जानकारी है, कक्षा 6 की विद्यार्थी है, लेकिन फिर भी बोल रही है योगी है तो डर कैसा। मित्रों, ये विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर और आप जैसे लोगों के ऊपर। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा सपना पूरा हो गया। जो हमने सोचा था वो हमने देख लिया है कि नहीं लग रहा है? बोलो, हाथ उठा के बोलो भाई, सीधा संवाद करने के लिए बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा। और मित्रों, जब भारत का प्रधानमंत्री मस्तक पर तिलक लगा करके और मंदिर में जाकर के और केदारनाथ गुफा में बैठ करके और केदारनाथ की यात्रा करके और जब लाइव करता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। ये है मेरे भारत की कल्चर, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसकी व्यापारी ने कल्पना की थी। इसलिए तो व्यापारी टैक्स देता है। व्यापारी ने कल्पना की सुख शांति समृद्धि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देश आगे बढ़े। वो सारी कल्पनाओं को पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं जानता हूं, यदि व्यापारी का दिल धड़कता है तो धड़कते हुए भारत माता की जय का नारा निकलता है, भारत माता की जय बोलता है। वो इसलिए वो चाहता है देश आगे बढ़े, देश आगे बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। और मित्रों, दिल पर हाथ रख के बोलो, जरा मन शांत हो जाएगा तो ठीक रहेगा। 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, भैया बैठ जाओ। आप ईमानदारी से बताओ, मैं वार्ता करने के लिए आया हूं, मुझे भी जानकारी हो जाएगी। आप दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है कि नहीं? अच्छा, जो लोग इस बात से सहमत हो जरा हाथ उठाने का, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो एक बार जोरदार तालियों से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज अमेरिका, जापान, इटली, कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो क्या नारा लगता है? क्या नारा लगता है? मित्रों, मोदी मोदी भारत माता की जय का नारा लगता है। और ये भारत माता की जय का नारा सामान्य नहीं है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये नारा लगता है। और इस नारे को ठीक से समझना हो तो कभी भगत सिंह को पढ़ लेना, इस नारे को ठीक से समझना हो तो लाला लाजपत राय को पढ़ लेना, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ लेना। मैं तो कई बार जब झांकता हूं और देखता हूं कि 23 साल का बालक, आप भी जरा सोचो, कल्पना करो, 23 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा फांसी के फंदे पर चढ़ गया भारत माता के लिए। जब खेलने की उम्र होती है, शादी की उम्र होती है, तब उसने अपनी जवानी लुटा दी। आप बोलो आसान काम था क्या? मदन लाल ढींगरा 18 साल का था, एक व्यापारी का बेटा था। जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो लंदन में कहा, जज ने देखा बहुत खूबसूरत लड़का है, बीटेक किया हुआ है। तो जज ने कहा, भाई तुम एक काम करो, तुम बोल दो गलती से हो गया। तो मदन लाल ढींगरा मुस्कुराए, बोला क्या दोबारा बोलना? बोला आपको गलती से हो गया, आपकी सजा माफ कर देंगे, कोई सजा नहीं देंगे। तो मदन लाल ढींगरा ने मुस्कुरा करके कहा, गलती से हुआ हो तब बोलू ना, मैंने जो किया है होशो हवास में सोच समझ के किया है। ये व्यापारी के बेटे की आवाज है, फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है। 23 साल का भगत सिंह, मां जेल में मिलने जाती है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, मां जेल में मिलने जाती है, भगत सिंह को पता लगता है मां आई है तो वंदे मातरम के नारे लगाता है, दरवाजे पर आ जाता है। और मित्रों, जैसे ही मां से लिपटता है, मां जोर से रोती है। भगत सिंह कहता, मां तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते? अरे दुनिया कहेगी भगत सिंह की मां कायर है। फिर मां जोर से रोती है। फिर भगत सिंह कहता, अच्छा इसलिए रो रही है कि 23 साल का बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा। मित्रों, मां प्यार से कमर सहलाने लगती, कहती मेरे बेटे, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा 23 साल का बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला है। मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं भाई गुरु से शिकायत कर रही हूं, तेरे जैसे 10 भगत सिंह और दे देता तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा। Audio Jungle.